Hello students, I welcome you to this next chapter in your book. This is a play. The title is Julius Caesar. It is written by William Shakespeare. Students, this is a very famous play written by this renowned dramatist of English literature, William Shakespeare. This play is a tragedy. The name is The Tragedy of Julius Caesar. So the word tragedy over here means that this is a story of something bad. ट्रेजेडी एक ऐसी कहानी होती है जहां पर जो लीड कैरेक्टर होता है कहानी का, यहाँ पर जैसे कि जूलियस सीजर है, इस लीड कैरेक्टर के साथ कुछ बुरा होता है, कुछ हादसा होता है, और इसीलिए जिस कहानी का एंड एक सैड नोट पर होता है, एक दुखी कहानी होती है, उसको हम एक ट्रेजेडी कहते हैं। तो हमें इस टाइटल से ही पता लग जाता है कि इस प्ले में हमारे जो लीड कैरेक्टर है जूलियस सीजर, उसके साथ कोई बुरी घटना होगी। It is a tragedy believed to have been written in the year 1599. So William Shakespeare wrote this play in the year 1599. It is one of the several plays written by Shakespeare based on true events from Roman history, which also include the plays Coriolanus and Antony and Cleopatra. Now Shakespeare wrote many tragedies, और उनकी ये जो ट्रेजेडीज हैं ये रियल लाइफ स्टोरीज हैं, ये ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड हैं, और ये इन्होंने रोमन हिस्ट्री से ली हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड मैप पे ये यूरोप का हिस्सा है जो रेड कलर का। दिस इज वन पार्ट कंप्राइजेज ऑफ रोम जो कि इटली में आता है, और एक पार्ट है ग्रीस का। ये देख सकते हैं दो कंट्रीज कितनी पास पास हैं। ये बेसिकली ये पेनिनसुला कंट्रीज हैं, यानी कि इनकी तीन साइड्स पर आप देख सकते हैं वाटर है और सिर्फ एक पार्ट इनका लैंड के साथ जुड़ा हुआ है। सिमिलरली ये जो इटली है ये भी तीन साइड से वाटर से सराउंडेड है। सो बोथ दीज कंट्रीज विच आर पेनिनसुलाज, इनकी बहुत ही ग्रेट और मैग्निफिशेंट हिस्ट्री है। इसी हिस्ट्री पर बेस करके जो हमारे ड्रामेटिस्ट हैं विलियम शेक्सपियर, इन्होंने तीन ट्रेजेडीज लिखी थी। उनमें से एक है जूलियस सीजर, बाकी दो हैं कॉरियोलेनस और एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। Now, although the title is Julius Caesar, Caesar is not the most visible character in the action. He is appearing alive in only 3 scenes. ये जो प्ले है जूलियस सीजर, ये इस इंसान जूलियस सीजर की कहानी है, पर इस प्ले में आप देखेंगे कि जूलियस सीजर तो सिर्फ 3 बार ही अपीयर होता है, और इस प्ले के सिर्फ 3 सीन्स में वो अलाइव है, और उसके बाद तो उसकी असैसिनेशन हो जाती है, मीन्स उसका खून हो जाता है, ही इज डेड। और मेनली जो विलियम शेक्सपियर का पर्पस है ये प्ले लिखने का, वो है ही जूलियस सीजर की लाइफ और उसकी डेथ के कॉजेस को हाईलाइट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज अ क्वेश्चन इन योर बुक, लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन. It is that you have to consult a dictionary and find out the difference between killing, murder, assassination. Now students, जैसे कि इस प्ले में मैंने आपको बताया, Shakespeare is trying to highlight the causes of the assassination or the killing of Julius Caesar. So first of all, we must know the difference between these 3 words, killing, murder, assassination. किलिंग का मीनिंग है द एक्ट ऑफ कॉजिंग डेथ। जब किसी इंसान की मौत आ जाती है और वो किसी ने की है, एक्ट किया है जिससे कि वो मर गया, दैट एक्ट इज अ किलिंग। मर्डर का मीनिंग है टू किल अनलॉफुली विद एन इंटेंशन टू डू सो। यहाँ पे इंटेंशन इंपॉर्टेंट है मर्डर में। जब आप जानबूझ के किसी का खून करते हैं, दैट इज अ मर्डर। असैसिनेशन का मीनिंग है द मर्डर ऑफ अ फेमस और इम्पोर्टेंट पर्सन। जब कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण और बहुत ही फेमस इंसान का मर्डर होता है, उसका खून हो जाता है, कोई जानबूझ के उसका खून कर देता है,
उसको हम assassination कहते हैं. Students, for a better understanding of the chapter, I will suggest you to watch the movie of Julius Caesar, and this is a link where you can go and you can watch this entire movie online. Now let us see the topics which we'll cover here. First of all, we'll talk about the author. Then there is a background of the play. Then I'll introduce the characters which we will come across while reading the play. Then we'll go through the play and have an explanation also. This will be followed by a summary. So let's get started. First of all, I'll tell you about the author. The author of this play, William Shakespeare. He was born in the year 1564 at Stratford-on-Avon in England, and he died in the year 1616. William Shakespeare, he was an English poet, playwright and actor, widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's preeminent dramatist. Students, we can say that Shakespeare is the god of English literature. Such a huge greatness is attached with his name. Shakespeare produced most of his known work between 1589 and 1613. His early plays were primarily comedies and histories, and these are regarded as some of the best work ever produced in these genres. आज तक कॉमेडीज और हिस्ट्रीज जो शेक्सपियर ने लिखी थी अपने अर्ली प्लेज में, आज तक उनसे ज्यादा अच्छा काम किसी राइटर ने नहीं किया है. He then wrote mainly tragedies until about 1608. तो अपनी लाइफ के लेटर पार्ट में शेक्सपियर ट्रेजेडीज लिखने लग गए थे और उन्होंने 1608 तक लिटरेचर लिखा. Shakespeare wrote 17 comedies including The Merchant of Venice and Much Ado About Nothing. ये दो उनके बहुत ही फेमस कॉमेडीज में से हैं. Among his 10 history plays are Henry V and Richard III. इन्होंने कुछ और हिस्टोरिकल प्लेज भी लिखे थे, उनमें से कुछ फेमस हैं Henry V and Richard III. The most famous among his tragedies are Hamlet, Othello, King Lear and Macbeth. Shakespeare also wrote 4 poems and a famous collection of sonnets which was published in 1609. And you have studied one of the sonnet written by him, Not Marble nor the Gilded Monuments. Now let us have a background of this play. Julius Caesar is the story of a man's personal dilemma over moral action set against a backdrop of strained political drama. Basically ये जो play है ये रोम में सेट हुआ है. ये रोम की हिस्ट्री के बारे में है, जब वहां पर एक जूलियस सीजर नाम का बहुत ही पावरफुल वॉरियर हुआ करता था. और ये कहानी जूलियस सीजर की है, कैसे वो एक उलझन में पड़ा हुआ था कि वो अपने मॉरल्स हैं जो उनको फॉलो करे, या फिर जो उसका एक एक्सपेक्टेड नॉर्म है जो उससे सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है एक्शन, वो उसको फॉलो करे. और तब रोम में जो पॉलिटिकल सिनेरियो था उसमें आपस में ही लोगों में मतभेद चल रहा था. They didn't have consensus among themselves. So Julius Caesar, an able general and a conqueror, returns to Rome amidst immense popularity after defeating the sons of Pompey. अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बैकग्राउंड बताती हूँ इस प्ले की. ये जूलियस सीजर और पोम्पेई पहले तो एक थे, लेकिन इन दोनों के बीच में भी डिफरेंसेस आ गए, और उन डिफरेंसेस की वजह से जूलियस सीजर और पोम्पे के सन्स के बीच में एक वॉर हुई, और जूलियस सीजर उस वॉर में विक्टोरियस थे, और वो इनको डिफीट करके जब रोम आए वापस, तो वो सीन है जहां से हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे.
The people celebrate his victorious return and Mark Antony offers him the crown, which he refuses. अब जैसे कि जूलियस सीजर विक्टोरियस है, सब लोग उनकी बहुत प्रेज कर रहे हैं, सारी की सारी जो जनता है वो उनके साथ है, और इसी चलते मार्क एंटनी जो कि रोम में एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे, वो जूलियस सीजर को ऑफर करते हैं कि तुम यहाँ के राजा बन जाओ, लेकिन जूलियस सीजर मना कर देते हैं, वो डिनाई कर देते हैं. Jealous of Caesar's growing power and afraid he may one day become a dictator, Cassius instigates a conspiracy to murder Caesar. Dictator का मीनिंग है a ruler with total power over a country. डिक्टेटर एक ऐसा राज है एक देश के ऊपर, एक ही इंसान होता है जो किंग या जिसको भी प्रधान बनाया जाता है देश का, उसी के सारे नियम, उसी के द्वारा बनाए गए रूल्स सारी जनता पर लागू होंगे. दैट इज, वो इंसान डिक्टेटर कहलाता है. कॉन्स्पिरेसी का मीनिंग है अ सीक्रेट प्लान बाय अ ग्रुप टू डू समथिंग अनलॉफुल. एक ग्रुप है लोगों का जो कि सीक्रेटली यानी कि रहस्यमयी तरीके से एक प्लान बनाते हैं कोई ऐसा कार्य करने का जो कि कानून के खिलाफ है. ऐसी प्लान को कॉन्स्पिरेसी कहते हैं. तो अब क्या होता है कि सीजर का ही एक दोस्त है कैसियस, वो सीजर से जेलस है, वो द्वेष रख रहा है अपने मन में, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि एक दिन सीजर डिक्टेटर बन जाएगा, उसको इतनी पावर मिल रही है, वो इतना फेमस होता जा रहा है कि एक दिन उसी का राज चलेगा पूरे रोम पर. और इसीलिए इसी जेलसी की वजह से कैसियस एक प्लान बनाता है, एक सीक्रेट प्लान बनाता है जूलियस सीजर को मर्डर करने का, उसको असैसिनेट करने का. Cassius realizes that to gain legitimacy in the eyes of the Romans, he must win over the noble Brutus to his side, for Brutus is the most trusted and respected in Rome. Brutus, the idealist, joins the conspiracy, feeling that everyone is driven by motives as honorable as his own. Ironically, Caesar is murdered at the foot of Pompey's statue. Legitimacy का मीनिंग है conformity to the law or to the rules. अब कैसियस ने एक सीक्रेट प्लान बनाया है जूलियस सीजर को मर्डर करने का, और वो जो सीक्रेट प्लान है वो अनलॉफुल है, कोई भी उसका साथ नहीं देगा. लेकिन कैसियस ये चाहता है कि जो सारी की सारी जनता है रोम की, जो सारे के सारे लीडर्स हैं रोम के, वो इसके साथ हों, वो भी चाहें सब मिलजुल कर जूलियस सीजर का मर्डर करें, क्योंकि कैसियस अकेला ये काम नहीं कर सकता. तो वो ये चाहता है कि सब लोगों को लगे कि उसका जो ये प्लान है ये सही है, उनको भी जूलियस सीजर को मार देना चाहिए. तो वो क्या करता है, सबसे पहले एक नोबल मैन है रोम का, ब्रूटस, उसको भी अपने साथ मिला लेता है अपनी कॉन्स्पिरेसी में. वो ब्रूटस को ये यकीन दिलाता है कि जो सारी की सारी जनता है रोम की, वो भी यही चाहती है कि जूलियस सीजर को मार दिया जाए. और जब सारे लोग कैसियस के साथ मिल जाते हैं उसकी कॉन्स्पिरेसी में, कैसियस की ताकत बढ़ जाती है, उसकी हिम्मत बढ़ जाती है, और फाइनली वो लोग सीजर का मर्डर करने में कामयाब हो जाते हैं. अब यहाँ पर देखिए, आयरोनिकली सीजर इज मर्डर्ड एट द फुट ऑफ पॉम्पीज स्टैचू. ये देख सकते हैं आप, ये स्टैचू है एक फेमस रोमन किंग का जिसका नाम था पॉम्पे, और पॉम्पे के ही सन्स को अभी हराकर जूलियस सीजर एक वॉर जीत के आया है. इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है आयरोनिकली कि कहाँ तो सीजर अभी अभी पॉम्पे के बेटों को वॉर में हराकर आया है, और फाइनली क्या होता है, सीजर का मर्डर हो जाता है पॉम्पे के ही स्टैचू के नीचे. सो दिस इज हाउ दिस ग्रेट वॉरियर जूलियस सीजर मीट्स हिज एंड एंड ही इज मर्डर्ड बाय हिज ओन फेलो मैन. अपने ही देश में अपने ही लोगों द्वारा इतने फेमस इस वॉरियर का मर्डर हो जाता है. तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले है ये, और यहाँ पे पता चलेगा हमें
कि क्या कमियां थी इस ब्रेव वॉरियर में जिसकी वजह से इसका इतना बुरा अंत हुआ. Let us see the important characters which we will come across in this play. The first character is Julius Caesar. He is the greatest and the most powerful warrior of the Romans. Next is Calpurnia. She is Caesar's wife. Mark Antony. He is Julius Caesar's most loyal friend. The next important character is Marcus Brutus. He is Caesar's great friend. Cassius, he is the inspirer and the organizer of the conspiracy to murder Julius Caesar. Decius Brutus, he is the co-conspirator in Caesar's assassination. ये भी Cassius के साथ मिलकर Julius Caesar की assassination की conspiracy करता है. Now let us read more about the characters. Julius Caesar. He is a great Roman general and senator who returned to Rome in triumph after a successful military campaign. Triumph का मतलब है कि अपनी जीत की खुशी में वो रोम वापस आता है. While his good friend Brutus worries that Caesar may aspire to dictatorship over the Roman Republic, Caesar seems to show no such inclination, declining the crown several times. Dictatorship का मीनिंग है a country which is governed by a dictator. एक ही सिंगल पर्सन का जब रूल चलता है पूरे देश पर, that type of a rule is called dictatorship. Inclination का मीनिंग है the tendency to act in a particular way. तो यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं कि सीजर ने कभी भी ऐसा नहीं शो किया कि उसका डिक्टेटरशिप की तरफ कोई रुझान है, लेकिन फिर भी सीजर का जो गुड फ्रेंड था ब्रूटस, उसको ये चिंता लगी रहती थी कि कभी ना कभी जब जूलियस सीजर बहुत पावरफुल हो जाएगा तो वो रोम पर डिक्टेटर की तरह राज करने लगेगा. द नेक्स्ट कैरेक्टर कैल्पुर्निया. Calpurnia, the wife of Julius Caesar, invests great authority in omens and portents. तो ये जादू टोना में बहुत ज्यादा विश्वास करती थी. She warns Caesar against going to the Senate on the Ides of March. Senate represents the, जैसे हमारे कंट्री में पार्लियामेंट होती है, और Ides of March is the Roman calendar day which corresponds to March 15th. The day on which Julius Caesar was assassinated. अब ये कैल्पुर्निया को बहुत ज्यादा विश्वास है जादू टोने में और इसको बहुत ज्यादा इंट्यूशन भी हो जाती है. शी हैज गुड इंट्यूटिव पावर, मीन्स इसको पहले ही कोई जो होने वाला डेंजर है, कोई आने वाला बुरा समय है, उसके बारे में पता चल जाता है और इसीलिए इसने अपने हस्बैंड जूलियस सीजर को मना किया था सेनेट में जाने के लिए. ऑन द आइड्स ऑफ मार्च. आइड्स ऑफ मार्च वो डेट है जो कि हमारे कैलेंडर में मार्च 15 होती है और यही वो दिन है जिस दिन जूलियस सीजर का असैसिनेशन हुआ था. सिंस शी हैज हैड टेरिबल नाइटमेयर्स एंड हर्ड रिपोर्ट्स ऑफ मेनी बैड ओमेन्स. ओमेन्स जैसे मैंने आपको बताया, कोई ऐसा इंडिकेशन होता है आपको कि कुछ अच्छा या बुरा होने वाला है. तो जैसे कि कैल्पुर्निया को बहुत डरावने सपने आ रहे थे और उसने ये भी सुना था कि कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जो ये संदेशा दे रहे हैं कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है और इसीलिए कैल्पुर्निया ने जूलियस सीजर को सेनेट में जाने से मना किया था 15th of March के दिन. Nevertheless, Caesar's ambition ultimately causes him to disregard her advice. लेकिन फिर भी जैसे कि जूलियस सीजर बहुत एम्बिशियस है, वो ओवर कॉन्फिडेंस में है कि उसके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता और फिर फाइनली वो अपनी वाइफ की एडवाइस नहीं सुनता. मार्क एंटनी. Mark Antony claims allegiance to Brutus and the conspirators after Caesar's death in order to save his own life. Allegiance का मतलब है loyalty or commitment to a superior or to a group or cause. अब वैसे तो मार्क एंटनी जूलियस सीजर का बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, सबसे लॉयल दोस्त है वो, लेकिन जब वो ये देखता है कि जूलियस सीजर का मर्डर हो गया है सारे सेनेटर्स के हाथों,
तो वो इन्हीं मर्डरर्स ब्रूटस और जो बाकी के कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनके साथ ही मिल जाता है, क्योंकि वो अपनी लाइफ को बचाना चाहता है. Later, however, when speaking at a funeral oration over Caesar's body, he spectacularly persuades the audience to withdraw support of Brutus and instead condemn him as a traitor. Spectacularly का मीनिंग है absorbing, बहुत ही अच्छे तरीके से. Condemn का मीनिंग है express complete disapproval. जब आप किसी चीज को accept नहीं करते तो आप उसको कंडेम करते हैं. ट्रेटर का मीनिंग है अ पर्सन हु बिट्रेज समवन और समथिंग. जो देशद्रोही होता है या अपने ही लोगों का द्रोही होता है, उस इंसान को हम ट्रेटर कहते हैं. तो अब मार्क एंटनी क्या करता है, एक फ्यूनरल ओरेशन जब हो रही होती है, मींस सब लोग जब सीजर के फ्यूनरल में बैठे होते हैं तो ये एक स्पीच देता है. ओरेशन इज अ स्पीच. और जो उसकी स्पीच होती है वो इतनी पावरफुल होती है, इतनी इम्प्रेसिव होती है, और वो इनडायरेक्टली सारी की सारी जो ऑडियंस है, जो सारे के सारे लोग हैं रोम के, उनको उजागर कर देता है और उनको ये चीज बता देता है कि कैसे जूलियस सीजर की डेथ हुई. और वो सब लोग ब्रूटस और जो सारे कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनके अगेंस्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये पता लग जाता है कि ब्रूटस एक द्रोही है, उसने जूलियस सीजर के साथ धोखा करके उसको मारा है. द नेक्स्ट कैरेक्टर मार्कस ब्रूटस. ही इज अ सपोर्टर ऑफ द रिपब्लिक who believes strongly in a government guided by the votes of senators. While Brutus loves Caesar as a friend, he opposes the ascension of any single man to the position of dictator, and he fears that Caesar aspires to such power. अब वैसे तो मार्कस ब्रूटस एक बहुत ही सही किस्म का इंसान है. वो इस चीज में बिलीव करता है कि जो देश है वो एक रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए और वहां पर एक सेनेट होनी चाहिए जिनकी वोट्स के हिसाब से जो गवर्नमेंट है वो काम करेगी. तो वो इस चीज में इतना स्ट्रांगली बिलीव करता है कि वो डर जाता है जब वो देखता है कि जूलियस सीजर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, बहुत फेमस हो रहा है, और उसको ये लगता है कि एक दिन जूलियस सीजर ऐसी ऊंचाइयों को छू जाएगा कि वो रोम का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इंसान बन जाएगा. और वो क्या बन जाएगा, डिक्टेटर बन जाएगा. और इसी डर में कि एक दिन जूलियस सीजर डिक्टेटर बन जाएगा, मार्कस ब्रूटस उसका असैसिनेशन प्लान करता है. सीक्रेटली वो एक प्लान बनाता है जूलियस सीजर को मारने का, और इस प्लान को अंजाम देने के लिए वो अपने साथ बाकी सेनेटर्स को भी मिलाता है. उनको ये विश्वास दिलाता है कि जूलियस सीजर को मार देना पूरे रोम के हित में है. द नेक्स्ट कैरेक्टर इज काइयस कैसियस. He is a talented general and long-time acquaintance of Caesar. Cassius dislikes the fact that Caesar has become godlike in the eyes of the Romans. He slyly leads Brutus to believe that Caesar has become too powerful and must die, finally converting Brutus to his cause by sending him forged letters claiming that the Roman people support the death of Caesar. अब ये जो इंसान है कैसियस, ये मेन जो पर्सन है जो कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट करता है, हैच करता है, ये वो इंसान है. ये क्यों ऐसा करता है, क्योंकि उसको नफरत है इस फैक्ट से कि जो जूलियस सीजर है वो रोमन्स के लिए एक भगवान की तरह बन गया है, इतना ग्रेट बन गया है. और जैसे कि वो जेलस है जूलियस सीजर का, तो वो चालाकी से, स्लाइली मीन्स कनिंग और वाइली, जिसे हम कहते हैं चालाक, वो चालाकी से मार्कस ब्रूटस को ये बताता है कि जूलियस सीजर बहुत पावरफुल हो गया है, हमें उसे मार देना चाहिए. और वो ये चीज ब्रूटस को कैसे बताता है, ब्रूटस को वो झूठ मूठ की चिट्ठियां भेजता है रोमन लोगों की तरफ से. और इन चिट्ठियों में वो ब्रूटस को ये संदेशा देता है रोमन लोगों की तरफ से कि जूलियस सीजर को मार देना चाहिए. और सारे जो लोग हैं रोम के, वो भी सपोर्ट करते हैं इस चीज को कि जूलियस सीजर को मार देना चाहिए.
तो कैसियस झूठ मूठ के तरीके से ब्रूटस को अपने साथ मिला लेता है, ये विश्वास दिला के कि सारा का सारा रोम जूलियस सीजर को मारना चाहता है। और जब ब्रूटस को भी यही लगता है कि सब लोग जूलियस सीजर के अगेंस्ट हैं और वो चाहते हैं जूलियस सीजर मर जाए, तो ब्रूटस भी कैसियस के साथ मिल जाता है इस कॉन्स्पिरेसी में। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज डेसियस ब्रूटस। डेसियस ब्रूटस इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। ये भी जूलियस सीजर को मारने की कॉन्स्पिरेसी में मिला हुआ है। He convinces Caesar that Calpurnia misinterpreted her dire nightmares and that, in fact, no danger awaits him at the Senate. तो ये वो इंसान है जो जूलियस सीजर को अपने घर से बाहर लेकर जाता है सेनेट में। वो जूलियस सीजर को ये विश्वास दिलाता है कि जो उसकी वाइफ उसको रोक रही है कहकर कि आइड्स ऑफ मार्च 15 मार्च को तुम सेनेट में मत जाओ, कुछ बुरा होगा, वो सब झूठ है, उसको कोई गलती लगी है, लेकिन ऐसा कोई डेंजर नहीं है सेनेट में जाने से। Decius leads Caesar right into the hands of the conspirators. So he is the person who took Julius Caesar into the Senate, into the hands of Cassius and Brutus, who finally killed Julius Caesar in the Senate. Now let us read the play, and along with reading I'll give you an explanation also. Now we'll start from Act 2, Scene 2. The setting is of Caesar's house. Thunder and lightning. Enter Caesar in his nightgown. अब बहुत ज्यादा थंडर और लाइटनिंग हो रही है। सीजर ने नाइट गाउन पहना है, अपनी नाइट ड्रेस पहनी हुई है और वो कमरे में एंटर हो रहा है। Caesar says, "Nor heaven nor earth have been at peace tonight. Thrice hath Calpurnia in her sleep cried out, Help! Ho! They murder Caesar! Who's within?" Then a servant enters. अब यहां पर सीजर कहता है Nor heaven nor earth have been at peace tonight. तो वो एक्सट्रीमिटीज को रेफर कर रहा है। वो कह रहा है कि ना ही पैराडाइज जो कि भगवान का घर है ऊपर आकाश में, और ना ही ये अर्थ, ये धरती जहां पर हम सब लोग रहते हैं। तो वो एक्सट्रीम्स कह रहा है कि पैराडाइज से लेकर अर्थ तक कोई भी जगह शांति से नहीं है, क्योंकि क्या हुआ है? थ्राइस हेथ, हेथ का मीनिंग है हैज। वो कहता है 3 बार कैलपुर्निया ने अपनी नींद में जोर जोर से चिल्लाया है, हेल्प हो, दे मर्डर सीजर। तो 3 बार कैलपुर्निया को डरावने सपने आए हैं कि कोई सीजर को मर्डर कर रहा है और वो मदद के लिए चिल्लाती है। और फिर सीजर पूछता है हुज विद इन, उसको आवाज आती है कोई आ रहा है, और तभी एक सर्वेंट एंटर होता है। Servant says, "My lord." Caesar says, "Go, bid the priest to present sacrifice and bring me their opinions of success." Servant says, "I will, my lord." Now Caesar tells the servant to go and ask the priest to offer sacrifice to propitiate gods and predict what success the future is going to unfold for me. अब जब सीजर की वाइफ को 3 बारी नाइटमेयर्स आए हैं कि कोई सीजर का मर्डर कर रहा है और वो मदद के लिए चिल्लाती है, तो जूलियस सीजर के माइंड पे भी बहुत इम्पैक्ट हुआ है इस सब का, और इसीलिए वो अपने सर्वेंट को कहता है कि जाओ प्रीस्ट के पास जाओ, जैसे हम मंदिर में पंडित जी के पास जाते हैं, पुजारी के पास जाते हैं, ऐसे ही क्रिश्चियन लोग प्रीस्ट के पास जाते हैं। और वो कहता है कि प्रीस्ट के पास जाकर उसको कहो कि भगवान को कुछ सैक्रिफाइस दे, कुछ ऑफरिंग दे, और इस चीज का अंदाजा लगाएं कि मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या मेरी लाइफ में आगे सक्सेस आएगा, या फिर जैसे कि मेरी वाइफ को नाइटमेयर्स आ रहे हैं, मेरे ऊपर कोई बुरा संकट मंडरा रहा है। एंटर कैलपुर्निया। और अब यहाँ पर जूलियस सीजर की वाइफ आ जाती है। कैलपुर्निया, व्हाट मीन यू सीजर?
think you to walk forth? You shall not stir out of your house today. तो अब जैसे कि कैलपुर्निया बहुत ज्यादा डरी हुई है, वो स्कैर्ड है, तो वो जूलियस सीजर को कहती है कि क्या तुम ये सोच रही हो कि तुम आज घर से बाहर जाओगे? फोर्थ का मीनिंग होता है अहेड। तो वो कहती है कि क्या तुम घर से बाहर जाने के सोच रही हो? और फिर वो उसको कहती है कि यू कैन नॉट लीव द हाउस टूडे। स्टर आउट ऑफ योर हाउस टूडे का मतलब है दैट यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द हाउस। तो इससे हमें पता लग रहा है कि कैलपुर्निया अपने ड्रीम्स को सच्चा मान रही है, इसीलिए वो इतना ज्यादा डरी हुई है और वो जूलियस सीजर को स्ट्रिक्टली मना करती है घर से बाहर जाने के लिए। नाउ सीजर सेज, सीजर शैल फोर्थ, द थिंग्स दैट थ्रेटन्ड मी नेवर लुक्ड बट ऑन माई बैक, व्हेन दे शैल सी द फेस ऑफ सीजर दे आर वैनिश्ड। Now these words of Caesar show that he is very confident. He is overconfident. वो एकदम से अपनी वाइफ को डिनाई कर देता है, रिफ्यूज कर देता है। वो कहता है सीजर शैल फोर्थ, यानी कि मैं बाहर जाऊंगा। और वो कहता है कि the things that threatened me never looked but on my back. वो कहता है कि मैं आज तक कभी किसी चीज से नहीं डरा और जो चीजें मुझे डराने की कोशिश करती हैं फाइनली वो ही मुझसे डर जाती हैं। बट ऑन माई बैक मीन्स मैं ही उन सब चीजों को डरा देता हूं। दे डेयर नॉट फेस मी, फॉर व्हेन दे सी माई फेस दे डिसअपियर। कहता है कि जो चीजें मुझे डराती हैं उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो मुझे देख सकें, और जब मैं उनको सामने से देखता हूं तो वो गायब हो जाते हैं। So this shows that he is not afraid. He will go to the Senate. He tells his wife clearly that he is not afraid of any threats. जो उसकी वाइफ उसको कह रही है कि उसको इतना डर लग रहा है, उसको नाइटमेयर्स आ रहे हैं और उसको घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। But Julius Caesar is not afraid of any such threat. And वो क्लियरली अपनी वाइफ को कहता है कि वो जैसा कि उसका प्लान है सेनेट में जाने का मीटिंग के लिए, वो वहां पर जाएगा और अपनी वाइफ की एडवाइस को नहीं सुनेगा। नाउ कैलपुर्निया सेज, सीजर, आई नेवर स्टूड ऑन सेरेमनीज, येट नाउ दे फ्राइट मी। देयर इज वन विद इन, बिसाइड्स द थिंग्स दैट वी हैव हर्ड एंड सीन, रिकाउंट्स मोस्ट हॉरिड साइट्स सीन बाय द वॉच। A lioness hath whelped in the streets. अब कैलपुर्निया अपनी जो स्टेटमेंट है, जो वो अपने हस्बैंड को रोक रही है सेनेट में जाने के लिए, वो उसको थोड़ा और डिटेल में समझाने की कोशिश करती है। वो उसको कहती है, आई हैव नेवर स्टूड ऑन सेरेमनीज, इट मीन्स आई हैव नेवर पेड मच अटेंशन टू ओमेन्स एंड फोरकास्ट। वो कहती है कि मैं आज तक कभी भी इन चीजों से नहीं डरी और मैंने इनको कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी है, लेकिन अब वो मुझे डराने लगी हैं। दे फ्राइट मी मीन्स दैट नाउ आई एम स्कैर्ड ऑफ सच ओमेन्स एंड फोरकास्ट्स। फिर वो कहती है देयर इज वन विद इन। तो वो ये कहना चाहती है कि कैलपुर्निया के अंदर विद इन आत्मा है जो उसकी, वो उसको ये बता रही है कि कुछ बुरा होने वाला है। देयर इज वन विद इन से कैलपुर्निया अपनी इनर मोस्ट जो कॉन्शियस है उसको रेफर कर रही है। वो कहती है कि जो उसकी कॉन्शियस है वो भी उसको वार्न कर रही है कि कुछ बुरा होने वाला है। तो जो उसको और लोगों की ओमेन्स और फोरकास्ट पता चली हैं, उनके अलावा कैलपुर्निया ये कहती है कि बिसाइड्स द थिंग्स वी हैव हर्ड एंड सीन, मीन्स जो बाहरी लोगों की कही हुई बातें हैं जो हमने सुनी हैं, उनके अलावा जो उसकी अपनी इनर कॉन्शियस है, जो उसकी सोल है, वो भी ये कह रही है कि कुछ बहुत बुरी चीज देखने को मिलेगी। और फिर वो बताती है अपना सपना। वो कहती है वो देखती है एक लायनेस सड़कों पर अपने बच्चों को जन्म देती है। इतना बुरा सपना देखती है कैलपुर्निया कि एक शेरनी, और वो फिर सड़क पर जोर जोर से रोकर चिल्लाकर
मदद मांग रही है। फर्दर वो कहती है, एंड ग्रेव्स हैव yawned एंड yielded up their dead. Fire's fiery warriors fought upon the clouds in ranks and squadrons and right form of war, which drizzled blood upon the Capitol. The noise of battle hurtled in the air. Horses did neigh, and dying men did groan, and ghosts did shriek and squeal about the streets. अब वो फर्दर उसको बता रही है अपनी इनर कॉन्शियस में जो चल रहा है, जो उसने ड्रीम्स देखे हैं। वो कहती है कितनी सारी ग्रेव्स देखी हैं उसने जो कि खुलती हैं और वहां से डेड बॉडीज बाहर निकल रही हैं। और फिर वो देखती है फायर्स वॉरियर्स जो कि बादलों में ऊपर उड़ उड़कर लड़ाइयां कर रहे हैं। और जो ये वॉरियर्स हैं ये अपने रैंक और स्क्वाड्रन के हिसाब से सही फॉर्म में बहुत बड़ी वॉर लड़ रहे हैं। तो वो बहुत ज्यादा खून खराबा, डेड बॉडीज ये सब अपने सपनों में देखती हैं। और फिर वो देखती है कि इतना ज्यादा खून खराबा हो रहा है कि जो कैपिटल है, जो उनकी कंट्री का, उनके रोम का सेंट्रल एरिया है, वहां पर खून की बारिश हो रही है। द नॉइस ऑफ बैटल हर्टल्ड इन द एयर, तो हवा में इतनी जोर जोर से आवाजें आ रही हैं युद्ध होने की। हॉर्सेस डिड ने एंड डाइंग मेन ग्रोन। अब यहाँ पर कैलपुर्निया कुछ साउंड्स प्रोड्यूस करती है। शेक्सपियर यहाँ पर थोड़ा ड्रामा ऐड कर रहे हैं प्ले में, वो साउंड्स दे रहे हैं। वो कहते हैं हॉर्सेस ने कर रहे हैं, दिस इज द साउंड विच इज मेड बाय द हॉर्सेस। और जो मर रहे हैं लोग वो दर्द से करा रहे हैं और इतनी इतनी आत्माएं घूम रही हैं वहां पर जो चिल्ला रही हैं और शोर मचा रही हैं सारे के सारे रोम की स्ट्रीट्स पर। तो इतना ज्यादा डरावना सीन कैलपुर्निया ने अपने ड्रीम में देखा है। और इसी वजह से कैलपुर्निया कहती है, ओ सीजर, दीज थिंग्स आर बियॉन्ड ऑल यूज एंड आई डू फियर देम। बियॉन्ड ऑल यूज मीन्स ये सब चीजें इतनी अननेचुरल हैं क्योंकि ये रियल लाइफ की नहीं है। वो घोस्ट देख रही है, आत्माएं देख रही है और इसीलिए उसको ये डर है कि कोई बहुत ही बुरी घटना होने वाली है। सीजर सेज, व्हाट कैन बी अवॉइडेड हुज एंड इज पर्पस्ड बाय द माइटी गॉड्स, येट सीजर शैल गो फोर्थ, फॉर दीज प्रेडिक्शंस आर टू द वर्ल्ड इन जनरल एज टू सीजर। अब यहाँ पर जूलियस सीजर कहता है, व्हाट कैन बी अवॉइडेड हुज एंड इज पर्पस्ड बाय द माइटी गॉड्स। तो जूलियस सीजर अपनी वाइफ को ये कहता है कि जो चीज भगवान ने निर्धारित कर दी है कि होनी ही है, जिसे हम डेस्टिनी कहते हैं, उस चीज को हम भी अवॉइड नहीं कर सकते। वो चीज तो होगी ही होगी। और इसीलिए वो कहता है कि मैं आगे जाऊंगा अपने प्री डिटर्मिन्ड प्लान के हिसाब से सेनेट की मीटिंग के लिए, क्योंकि जैसे ये तुम्हारी प्रिडिक्शंस मेरे पे अप्लाई होती हैं, ये बाकी की दुनिया पे भी वैसे ही अप्लाई होती हैं। सीजर अपने आप को दुनिया से अलग नहीं मानता और वो अपनी वाइफ की प्रिडिक्शंस को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता, क्योंकि अगर वो कहता है कुछ बुराई होनी है, कोई गलत चीज होनी है, तो वो जैसे सीजर के साथ होगी वैसे ही बाकी की दुनिया के साथ भी होगी, क्योंकि जो भगवान ने डेस्टिनी में लिखा है वो तो होना ही होना है, उसे कोई टाल नहीं सकता। और इसीलिए वो डरेगा नहीं, जो होगा उसको एक्सेप्ट कर लेगा और इसलिए वो अपनी मीटिंग के लिए जाने के लिए तैयार है। नाउ कैलपुर्निया सेज, व्हेन बेगर्स डाई देयर आर नो कॉमेट्स सीन, द हेवेंस देमसेल्व्स ब्लेज फॉर द डेथ ऑफ प्रिंसेस। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कैलपुर्निया कोशिश कर रही है सीजर को कन्विंस करने की। वो उसको कहती है जब भिखारी मरते हैं, बेगर्स से वो रेफर कर रही है कॉमन मैन को। वो कहती है कि जब आम आदमी मरते हैं, कोई भी कॉमन आदमी मरते हैं, तो कोई कॉमेट्स नहीं देखने को मिलते, यानी कि कोई आकाशवाणी नहीं होती, भगवान उसकी प्रिडिक्शन नहीं करते हैं। लेकिन
जब कोई प्रिंसेस, कोई राजकुमार, कोई इम्पोर्टेंट पर्सन की डेथ होती है, उससे पहले द हेवेंस ब्लेज फोर्थ, यानी कि सारा की सारी जो आकाश है, जिसे हम कहते हैं आकाशवाणी, ऐसी एक घोषणा होती है आकाश द्वारा, भगवान द्वारा। तो कैलपुर्निया अपने हस्बैंड को ये कहना चाह रही है कि जैसे कि वो भी कोई कॉमन आदमी नहीं है, वो दुनिया से अलग है, और जब दुनिया पर कोई कहर आता है, जब दुनिया के ऊपर कोई संकट आता है, तो उसके लिए भगवान भी इतने चिंतित नहीं होते। लेकिन जब कोई इम्पोर्टेंट इंसान के ऊपर, जब किसी राजकुमार के ऊपर कोई संकट आता है, तो पूरी की पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरी की पूरी जो आकाश है, सृष्टि है, उसमें आग लग जाती है, वो भी तड़प जाती है, वो भी डर जाती है, कांप जाती है, ये देखकर कि एक इतने महान इंसान पर संकट आया है। Now Caesar replies, he says, cowards die many times before their deaths. The valiant never taste of death but once. Of all the wonders that I yet have heard, it seems to me most strange that men should fear, seeing that death, a necessary end, will come when it will come. अब यहाँ पर एक बहुत ही डिफरेंट सी स्टेटमेंट सीजर दे रहा है। ये जो डायलॉग है शेक्सपियर ने लिखा है, इट इज वेरी पावरफुल डायलॉग। सीजर सेज, जो डरपोक लोग होते हैं, जो मौत से डरते हैं, दे डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। मौत का जो डर है, उसकी वजह से भी वो जिंदगी अच्छे से नहीं जी पाते, और इसीलिए जो डरपोक लोग हैं वो तो बहुत बारी मरते हैं सचमुच मरने से पहले। लेकिन जो बहादुर लोग हैं, जो ब्रेव हैं, जो निडर हैं, वो डेथ का टेस्ट कभी भी नहीं लेते, सिर्फ एक बार जब वो फाइनली मर जाते हैं। तो यहाँ पर सीजर डरपोक लोग और निडर लोगों में कंपैरिजन दे रहा है। वो कह रहा है कि जो डरपोक लोग हैं वो तो मौत से पहले बहुत बार मरते हैं, लेकिन जो बहादुर लोग हैं, जो निडर लोग हैं, वो जीवन में सिर्फ एक बार मरते हैं। और वो कहता है कि ये बहुत ही अजीब चीज है कि हमें किसी चीज से डरना चाहिए, क्योंकि जो डेथ है, जो मौत है, वो तो इनएविटेबल है, वो तो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आनी ही आनी है, उसको टाला नहीं जा सकता, और जब मौत ने आना है तब वो आ ही जाएगी। और इसीलिए सीजर अपनी वाइफ को ये समझाना चाह रहा है कि हमें डेथ से डरना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, बिकॉज एज इट इज इनएविटेबल, it will come when it has to come and no one can stop it. Now the servant enters. Caesar says, what say the arguers? तो वो अपने सर्वेंट से पूछता है कि जो प्रीस्ट्स हैं, जो सूटसेयर्स हैं उसके किंगडम में, वो क्या प्रिडिक्शन कर रहे हैं उसके फ्यूचर के बारे में। सर्वेंट रिप्लाई करता है, they would not have you to stir forth today. Plucking the entrails of an offering forth, they could not find a heart within the beast. तो उसका सर्वेंट ये कहता है कि जो प्रीस्ट हैं उसके किंगडम में, उन्होंने भी ये वॉर्न किया है कि सीजर को स्टर फोर्थ नहीं करना चाहिए, मीन्स ही शुड नॉट गो आउट ऑफ होम टुडे। तो अब यहाँ पर हमें पता लगता है कि जो प्रीस्ट हैं वो भी कैलपुर्निया की ही प्रिडिक्शन को रीइंफोर्स कर रहे हैं कि वो जो दिन है मार्च 15, वो जूलियस सीजर के लिए सेफ नहीं है, और इसलिए उसे घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। और इसका रीजन सर्वेंट बताता है कि जब उन्होंने एक जो ऑफरिंग दी थी गॉड को, एक सैक्रिफाइस दिया था एनिमल का, जब उन्होंने उसको खोलकर देखा तो उस एनिमल के अंदर दिल ही नहीं था। ये एक इंडिकेशन है, एक वार्निंग है जूलियस सीजर के लिए कि उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है, और इसीलिए उसको घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, कुछ डेंजर है। Now further Caesar says, the gods do this in shame of cowardice. Caesar should be a beast without a heart if he should stay at home today for fear. No, Caesar shall not.
Danger knows full well that Caesar is more dangerous than he. We are two lions littered in one day, and I the elder and more terrible, and Caesar shall go forth. अब यहाँ पर हमें एक बार फिर से जूलियस सीजर का ओवर कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। फिर से एक बार जूलियस सीजर अपने सर्वेंट की जो बात है, जो उसके प्रीस्ट्स की प्रिडिक्शन है, उसको भी डिनाई कर रहा है। तो फर्स्टली जूलियस सीजर ने अपनी वाइफ कैलपुर्निया की प्रिडिक्शन को रिफ्यूज किया। सेकेंडली उसने अपनी सर्वेंट्स और अपने प्रीस्ट्स की प्रिडिक्शन को भी रिफ्यूज किया। इन सब लोगों की प्रिडिक्शंस के बियॉन्ड जूलियस सीजर ये कहता है कि वो घर से बाहर जाएगा। वो ये कहता है कि जो सैक्रिफाइस किया हुआ बीस्ट है विदाउट हार्ट का, जिसके अंदर दिल नहीं है, उससे ये पता चल रहा है कि जो गॉड्स हैं वो भी जूलियस सीजर से डर रहे हैं। द beast without a heart shows that Caesar would also prove to be a coward if he gave in to the predictions of the priest and stayed at home. तो जूलियस सीजर ये कहता है कि अगर वो आज अपने प्रीस्ट की प्रिडिक्शन सुन के घर से बाहर नहीं जाएगा तो वो भी इस बीस्ट की तरह होगा जिसके अंदर दिल नहीं है। और इसलिए वो कहता है कि जैसे उसने प्लान किया है वो सेनेट में जाएगा मीटिंग के लिए, वो ऐसे ही वहां जाएगा और अपना प्लान चेंज नहीं करेगा। क्योंकि जो डेंजर है, डेंजर को भी ये पता है कि जूलियस सीजर इस डेंजर से भी ज्यादा डेंजरस है। और जूलियस सीजर कहता है वी से वो रेफर कर रहा है अपने आप को और वो रेफर कर रहा है डेंजर को। तो जूलियस सीजर कहता है कि जूलियस सीजर और डेंजर दोनों क्या हैं? दो शेर हैं और दोनों के दोनों लिटर्ड इन वन डे। इट मीन्स दोनों के दोनों एक ही दिन बॉर्न हुए हैं। Julius Caesar and the danger are both born on the same day. And Julius Caesar says that I the elder, कि Julius Caesar danger से बड़ा है और इसलिए वो danger से ज्यादा टेरेबल है, ज्यादा खतरनाक है, और इसीलिए वो कहता है कि उसे अपने danger से डर नहीं है। और इसलिए फाइनली फिर से वो कहता है Caesar shall go forth, यानी कि जो उसने प्लान बनाया है अपने दिन का सेनेट में जाने के लिए, मीटिंग में जाने के लिए, वो वैसे ही अपना दिन आगे बिताएगा। Calpurnia says, Alas, my lord, your wisdom is consumed in confidence. Do not go forth today. Call it my fear that keeps you in the house and not your own. We'll send Mark Antony to the Senate house, and he shall say, You are not well today. Let me upon my knee prevail in this. अब यहां पर कैल्पुर्निया इतनी डेस्परेट है, वो लिटरली जूलियस से बेग कर रही है, वो उससे भीख मांगती है। वो उसको कहती है कि उसको बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। शी इज वेरी सैड बिकॉज जूलियस सीजर अपनी जो सूझबूझ है, अपनी समझ, अपनी इंटेलिजेंस को खो चुका है और उसमें ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और वो उसको ये कहती है कि चलो ये समझ लो कि मुझे डर लग रहा है और इस वजह से तुम घर में रहोगे, ना कि तुम्हें कोई खतरा फील हो रहा है, लेकिन चलो मेरी वजह से ही आज घर से बाहर मत जाओ। तुम ये सोच लो कि कैल्पुर्निया को ही इतना डर लग रहा है और उसने तुम्हें रोक लिया है घर से बाहर जाने के लिए, और तुम्हारा इसमें कोई योगदान नहीं है। तुम तो जाना ही चाहते थे सेनेट में मीटिंग के लिए। और फिर वो उसको कहती है कि हम मार्क एंटनी को भेज देंगे सेनेट मीटिंग में और वहां पर वो ये कह देगा कि आज जूलियस सीजर वेल नहीं है। और फिर वो कहती है लेट मी अपॉन माई नी। दिस शोज दैट शी इज बेगिंग। वो उससे भीख मांगती है कि प्लीज मेरी इस बात को मान लो, इसे ही आज चलने दो और घर से बाहर मत जाओ। Then Caesar says, Mark Antony shall say, I am not well,
and for thy humor I will stay at home. तो अब जूलियस सीजर अपनी वाइफ की बात को कैसे इंटरप्रेट करता है कि हाँ, तुम्हारी खुशी के लिए मार्क एंटनी जाकर सेनेट में कह देगा कि मैं बीमार हूं. दाई मीन्स योर. और तुम्हारी खुशी के लिए मैं आज घर पर ही रह जाता हूं. और तभी वो कहता है एंटर डेसियस ब्रूटस. सीजर सेज हियर्स डेसियस ब्रूटस, ही शैल टेल देम सो. तो वो अपनी वाइफ को कहता है कि डेसियस ब्रूटस आ गया है, ये जाकर सेनेटर्स को ऐसा कह देगा कि मैं आज बीमार हूं. डेसियस ब्रूटस सेज सीजर ऑल हेल, गुड मॉरो, वर्दी सीजर, आई कम टू फेच यू टू द सेनेट हाउस. सबसे पहले डेसियस ब्रूटस सीजर को विश करता है. वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं सेनेट हाउस में जाने के लिए. तो सीजर सेज and you are come in very happy time to bear my greeting to the senators and tell them that I will not come today. Cannot is false and that I dare not is falser. I will not come today. Tell them so, Decius. अब जूलियस सीजर डेसियस ब्रूटस को कहता है कि तुम एक बहुत अच्छे समय पर आए हो. एट द राइट मोमेंट, तुम सही टाइम पर आए हो, क्योंकि तुम मेरी ग्रीटिंग्स देना सारे के सारे सेनेटर्स को और मेरी तरफ से उनको ये कहना कि मैं आज सेनेट में नहीं आऊंगा. और अगर तुम ये कहोगे कि मैं आ नहीं सकता तो ये एक झूठ होगा. और अगर तुम ये कहोगे कि मेरे में आने की हिम्मत नहीं है, मुझे किसी चीज का डर लग रहा है, तो ये और भी बड़ा झूठ होगा. इसलिए सिर्फ ये कहना कि मैं आज नहीं आऊंगा. यहां से हमें पता लगता है जूलियस सीजर कितना प्रिसाइज है, कितना एग्जैक्ट है. वो सेनेटर्स को ये भी नहीं कह रहा कि मैं सेनेट में आ नहीं सकता, क्योंकि वो जा सकता है. और वो ये भी नहीं कहता कि मुझे डर लग रहा है क्योंकि आज मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है, क्योंकि उसे इस चीज पर भी विश्वास नहीं है. तो इसीलिए वो सिर्फ ये मैसेज भेजता है कि मैं आज सेनेट मीटिंग में नहीं आऊंगा. कैलिफोर्निया कहती है से ही इज सिक. नाउ शी इज सो कंसर्न्ड कि वो बीच में इंटरप्ट करती है अपने हस्बैंड को और वो डेसियस को कहती है कि जाकर सेनेट में बोल देना कि सीजर बीमार है. तो सीजर कहता है शैल सीजर सेंड अ लाई, हैव आई इन कॉन्क्वेस्ट स्ट्रेच्ड माइन आर्म सो फार टू बी अफ्रेड टू टेल ग्रे बियर्ड्स द ट्रूथ. डेसियस गो टेल देम सीजर विल नॉट कम. अब जूलियस सीजर अपनी वाइफ की बात को रेसिप्रोकेट करता है, जो उसकी वाइफ ने कहा था कि जाकर बोल दो कि वो बीमार है. तो वो कहता है कि क्या मैं झूठ बोलूंगा, बहाना बनाऊंगा ना जाने का? क्या मैं इतना कमजोर हूं? वो कहता है कि क्या मैंने जो इतनी लड़ाइयां जीती हैं वो सिर्फ इसीलिए है कि मैं डर जाऊं सच बोलने से? तो यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि सीजर कितना ज्यादा अपने में सही है. ही इज सच अ राइट पर्सन दैट ही डज नॉट वांट टू टेल अ लाई टू दिस ओल्ड मैन. वो कहता है कि क्या मैं इतना बुज़दिल हूं, मैंने इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां जूटी हैं सिर्फ इसलिए कि आज मुझे सच्चाई बोलने से डर लग रहा है. ग्रे बियर्ड्स हियर रेफर्स टू द ओल्ड मैन कंटेम्पचुअसली डिसमिसिंग द सेनेटर्स. तो यहाँ पर सीजर सेनेटर्स को रेफर कर रहा है कहकर ग्रे बियर्ड्स, क्योंकि वो सारे थोड़े एज के लोग हैं, बड़े लोग हैं. और वो अपनी वाइफ को ये कहता है कि क्या आज मैं इतना डर रहा हूं इन लोगों से कि मैं उनको सच नहीं बोल सकता. और फिर वो डेसियस ब्रूटस को कहता है कि सिर्फ जाकर उनको ये कहना कि आज मैं नहीं आऊंगा. डेसियस ब्रूटस सेज Most mighty Caesar, let me know some cause, lest I be laughed at when I tell them so. तो वो ये कहता है that I don't want that all the senators should laugh at me when I will say that Julius Caesar is not coming today. I should have some reason to tell them that why you have not come for the meeting. Now Caesar says, Calpurnia here, my wife, stays me at home. She dreamt tonight, she saw my statue,
which, like a fountain with 100 spouts, did run pure blood. And many lusty Romans came smiling, and did bathe their hands in it. And these does she apply for warnings and portents and evils imminent, and on her knee hath begged that I will stay at home today. Hath here means has. तो यहाँ पर अब सीजर ब्रूटस को बता रहा है रीजन कि वो आज घर पर क्यों रहेगा। वो कहता है कि जो उसकी वाइफ है कैलपुर्निया, उसने सीजर से ये रिक्वेस्ट की है कि आज वो घर पे रहे, क्योंकि उसने ऐसे सपने देखे हैं जहां पर जूलियस सीजर की बॉडी में से एक फाउंटेन की तरह बहुत सारा खून बह रहा है, और बहुत बड़े बड़े जो रोमन लीडर्स हैं, लस्टी मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड विगरस, very great Roman leaders have washed their hands in Julius Caesar's blood and they are smiling. तो ये जो सपना देखा है उसकी वाइफ ने, वो एक वार्निंग है, एक चेतावनी है कि जूलियस सीजर के साथ कुछ बुरा हो सकता है। और इसीलिए कैलपुर्निया ने जब उससे अपनी नीज पर बैठकर ये भीख मांगी है कि आज वो घर पे रहेगा, इसी वजह से वो आज सेनेट पे नहीं जाएगा। अब डेसियस ब्रूटस कहता है, दिस ड्रीम इज ऑल अ मिस इंटरप्रेटेड. इट वॉज अ विजन फेयर एंड फॉर्चुनेट. योर स्टैचू स्पाउटिंग ब्लड इन मेनी पाइप्स in which so many smiling Romans bathed signifies that from you great Rome shall suck reviving blood, and the great men shall press for tinctures, stains, relics, and cognizance. This by Calpurnia's dream is signified. अब यहाँ पर डेसियस ब्रूटस कैलपुर्निया के ड्रीम को एक अलग इंटरप्रिटेशन देता है। वो कहता है कि ये जो ड्रीम है कैलपुर्निया का, ये कोई ईवल ड्रीम नहीं है जो कि कोई डेंजर सिग्निफाई कर रहा है, लेकिन ये तो बहुत अच्छा और फॉर्चुनेट ड्रीम है। वो कहता है कि जो जूलियस सीजर के स्टैचू में से ब्लड बाहर आ रहा है, उसका मतलब ये है कि जो रोम है उसको जूलियस सीजर से लाइफ और एनर्जी मिलेगी, और जो बड़े बड़े रोमन्स हैं दे शैल सक रिवाइविंग ब्लड. दिस मीन्स द यूज ऑफ द टर्म ब्लड इज मेटाफोरिक. वो ये कहता है कि सीजर की जो स्पिरिट और इन्फ्लुएंस है उससे पूरे के पूरे रोम को बहुत ज्यादा नई लाइफ और एनर्जी मिलेगी, और जो बड़े बड़े लोग हैं वो tinctures, stains, relics, and cognizance. It means great men shall gather around Caesar and stain their handkerchiefs in his blood, which will serve as colors added to coat of arms, an object of reverence, mementos, and a badge of service. तो वो ये कहता है कि जो महान लोग जूलियस सीजर के खून में अपने हाथ धो रहे हैं, उनका एम है कि वो अपने हैंकरचिफ्स को उसके खून से रंगना चाहते हैं, एक मोमेंटो की तरह, एक यादगार चीज बनाने के लिए। और वो कहता है कि कैलपुर्निया के ड्रीम का ये मतलब है कि पूरे के पूरे रोम को जूलियस सीजर के खून से एक नई लाइफ और एनर्जी मिलेगी, नई स्पिरिट मिलेगी, और सारे के सारे महान लोग हैं जो रोम के, वो भी अपने हैंकरचिफ्स को जूलियस सीजर के खून में रंगकर अपने लिए नए मोमेंटोज और यादगार चीजें बनाएंगे। Then Caesar says, and this way have you well expounded it. अब जूलियस सीजर इन्फ्लुएंस हो जाता है डेसियस ब्रूटस की इस एक्सप्लेनेशन से। वो कहता है कि तुमने तो बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही सुंदर तरीके से कैलपुर्निया के इस सपने को एक्सप्लेन किया है। डेसियस ब्रूटस says, I have when you have heard what I can say and know it now. The Senate have concluded to give this day a crown to mighty Caesar. If you shall send them word, you will not come, their minds may change. अब यहाँ पर डेसियस ब्रूटस कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से ये सपने को तुम्हें समझाया है, और मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि जो सेनेट है उसने डिसाइड किया है तुमको राजा बनाने का, और आज ही तुम्हारे को क्राउन दिया जाएगा किंग का। और अगर आज तुम
सेनेट में नहीं जाओगे तो हो सकता है कि सेनेट अपना इरादा बदल दे, अपना जो डिसीजन है तुमको राजा बनाने का, वो इस डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। Then Caesar says, "How foolish do your fears seem now, Calpurnia? I am ashamed I did yield to them. Give me my robe, for I will go." Enter Publius, Brutus, Ligarius, Metellus, Casca, Trebonius and Cinna. अब जूलियस सीजर ब्रूटस की बातों से इन्फ्लुएंस हो गया है और वो उसकी बातों को एक्सेप्ट कर लेता है और वो कहता है कि मैं कितना बेवकूफ था जो कि मैं तुम्हारे डर को मान गया था कैल्पुर्निया। और वो अपनी वाइफ को कहता है कि तुम्हारे सारे फियर्स बेसलेस हैं और मुझे अपने पे शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हारे डर की वजह से ये फैसला ले लिया था कि मैं आज घर पे रहूंगा। और वो अपना रोब मांगता है, अपना ड्रेस मांगता है और वो तैयार हो जाता है सेनेट में जाने के लिए। और तभी वहां पे और भी लोग आ जाते हैं जिनके नाम है पब्लियस, ब्रूटस, लिगारियस, मेटellus, कैस्का, ट्रेबोनियस एंड सिना। Then Caesar says, "Good friends, go in and taste some wine with me, and we, like friends, will straightaway go together." अब जो सब लोग सीजर के घर में आए हैं उसको ले जाने के लिए सीजर उनको वेलकम करता है और उनको कहता है कि आओ चलो हम सब वाइन पीते हैं। दिस इज अ वे ऑफ मीटिंग योर फ्रेंड्स दैट यू ऑफर देम सम ड्रिंक्स। और फिर सीजर कहता है वी लाइक फ्रेंड्स विल स्ट्रेट अवे गो टूगेदर, दे विल गो टू द सेनेट फॉर द मीटिंग। अब इस डायलॉग से हमें पता लग रहा है कि सीजर इज अनअवेयर, उसको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है इन सब लोगों की इंटेंशंस के बारे में। उसको ये लग रहा है कि ये सब उसके दोस्त हैं, उसके फ्रेंड्स हैं। नाउ ब्रूटस स्टैंड्स असाइड एंड ही सेज दैट एवरी लाइक इज नॉट द सेम, ओ सीजर, द हार्ट ऑफ ब्रूटस yearns to think upon. This means Brutus' heart grieves when he thinks that being like a friend is not the same as being a friend. ब्रूटस को बहुत दुख हो रहा है इस चीज का कि वो सीजर का दोस्त नहीं है, वो सिर्फ एक्ट कर रहा है। Like a friend means to act like a friend. So Brutus is just acting that he is a friend of Caesar, but actually he is not a friend of Caesar. Because he wants to kill Caesar. This shows his intention. इससे हमें ये पता चलता है कि ब्रूटस और इन सब लोगों की इंटेंशन है सीजर को मारने की। वो सब सीजर के दुश्मन हैं और इसीलिए ब्रूटस ये सोचता है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं सिर्फ तुम्हारे दोस्त बनने की एक्टिंग कर रहा हूं, लेकिन सच में मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं। Exeunt means they all exit the room. Now students, with this the scene comes to an end and the first part of the lesson also comes to an end.